भीमराव, सब्जी ले लो। गोभी, सब्जी, बैगन। आज का दिन भी ऐसा नहीं गया पूरी तरह से बिकी। जब पूरी सब्जी बिकती थी तब मुश्किल से गुजारा होता था। अब घर जाकर क्या होगा? कमरे का किराया भी तो देना था। पिछले 3 महीने से हायर ने भी नहीं दिया कि मकान मालिक को भी पैसों की जरूरत है तो अधिराग करता है क्या? सब्जी बिकी तो बिकी, नहीं तो पूरी इतनी बचत कहाँ थी कि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। यूं तो परिवार में भी कौन से लोग ज्यादा थे, वो और बेनी साथ में छोटी छुटकी। छुटकी को यह नाम भी दिया था, शायद वो देखने में बहुत छोटी थी इसलिए घर के लोग तो उसे पहले नन्ही देश बुलाते थे। नन्ही बोलो या छुटकी, क्या फर्क है, थी तो वो सबकी लाडली। भीकू का नाम ध्यान में आने पर ही उनके चेहरे पर तिलमिलाने लगा। उसके बारे में मुझे लगता है कि वो छड़ी में किनारे पर चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दिन भर की थकान की वजह से उसकी अपनी चालीस की तरह लग रही थी और अपना छोटा सा कमरा एक भीमराव से जल्दी अपने कमरे के अंदर घुस जाना चाहता था, लेकिन यह क्या, उसकी गति से भी मकान मालिक उसकी ओर बढ़ा। भीमाराव ने उसे अपनी पुरानी स्थिति की जानकारी दी और भगवान का भी वास्ता दिया, लेकिन आज मकान मालिक कुछ सुनने के मूड में नहीं था। उसने उसे जल्द से जल्द खाली करने को कहा और गंभीर भाषा का भी प्रयोग किया। थोड़ी देर में उसका दोस्त करीम भी पहुंच गया और किसी तरह के मालिक के घर को समझाकर रवाना हो गया और कमरा खाली करने के लिए भी थोड़ी मोहलत और मांग ली। इतनी देर में ही वह दौड़ता हुआ, उसके एक हाथ में गुली डंडा था और दूसरे हाथ में पतंग। बस दिन गुजरने के लिए भी उसके 2 ही शौक काफी थे। भीकू भीमराव की बहन का लड़का था और वह अपनी बूढ़ी बहन के 6 बच्चों में से एक था। उसकी बहन ने पालने के लिए भीमराव के यहाँ रखा था। दिन भर स्कूल न गुली डंडा खेलना और शाम को कटी हुई पतंग को सड़क पर भाग कर लूटना, फिर लूटी हुई पतंगे उड़ाना, यह भीमराव की चिंता और परेशानी का भी एक बहुत बड़ा कारण था। अचानक एक दिन करीम उनके घर आ गए। वह जल्दी में था। उसने भीमाराव को बताया कि वह जिस कारखाने में काम करता है वहां के मालिक को एक आदमी की सख्त जरूरत है। उसके मालिक से भीमाराव के नाम की गारंटी है। भीमराव तो मानो पहले से ही तैयार स्थिति में, वो तुरंत राजी हो गया और अगले ही दिन से उसने फैक्ट्री जाना शुरू कर दिया। अब उस मालिक के घर से वह जल्द ही छुटकारा पाना चाहता था और वो दिन भी आ गया। भीमराव के पास कोई ज्यादा सामान ना था उसके लिए, तो उसका एक पलंग ही बड़ा दौलत था। वो ही उसकी संपत्ति थी। वो गौर बढ़ई ले आया। पलंग का पुराना जमाना था जिसे दोनों पाल्लों को कहीं नहीं भेजा जा सकता था। इन पल्लों के एक अनुक्रम को दूसरे अनुक्रमों को जोड़ने के लिए लकड़ी की 2 पतली लगी थी। बढ़ई ने पूरे पलंग को खोला और भीमराव ने नया कमरा जो रहने के लिए लिया था वहां पलंग और बढ़ने के साथ भीकू को भी भिजवा दिया। उसने भी से कहा कि वहां जाओ, तुम यह पलंग जुड़वा लो। कमरे में दुर्घटना होने से आपका काम लग सकता है और रात में भी आग लग सकती है। अरे, यह अचानक भी कांटे की ओर बढ़ता हुआ दौड़ता हुआ देखा कि बढ़ते पलंग के दोनों पल्लों को जोड़ने वाली एक लकड़ी को काटकर छोटा कर रहा है। भीकू बच्चा था और बढ़ने के काम से भी, पर इतना ज्यादा फैला हुआ था कि जब पलंग खुला तब पल्लों के बीच की लकड़ी बहुत तेज थी। अब वो छोटा कैसे हो सकता है? उसने बढ़ई का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे समझाकर पलंग जोड़ने में मदद की। जब भीमराव को इस बात का पता चला तो वह गड़गड़ हो उठे कि आज निकठू और निम्मे भीकू ने अपना सब कुछ बचा लिया। कई सालों तक गया भीमराव अब बिल्कुल अकेला है। भीकू अब विदेश में है। उसका फूफा जो वहां काम करते थे उन लोगों को अपने पास बुला लिया, लेकिन भीमराव को न जाने क्यों अब भी पलंग पर रात को सोने के पानी का वक्त भी याद आ जाता है और भीकू की समझदारी के कारण उनकी आंखें भर जाती हैं।